जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी सब वेट कर लेते हैं, सवारी आ जाए, फिर हम 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चलें हम स्टार्ट करते हैं। 12 लोग आ गए हैं, तो बाकी लोग आते रहेंगे। हम टाइम तो हमारा स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, ज़रा बच्चों की आवाज़ अगर आए बैकग्राउंड में तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो आप लोगों को ज़रा बर्दाश्त करना पड़ेगा आज, ठीक है? कोई कल बच्चे ज़रा सो रहे थे, आज जागे हुए हैं। तो बच्चों ने शोर करना ही होता है, आपको पता है, ठीक है? हाँ, तो ये ज़रा बच्चों की आवाज़ के साथ ये लेक्चर होगा आज। हाँ जी। अटेंडेंस नहीं अपलोड की मतलब सिंपल हमारे पास यही आया। कल वाली? नहीं सर, कल वाली तो हो चुकी है, आज की। आज की मैं क्लास के बाद कर दूंगा, वो आप लोग कर लेना, फ़ौरन कर लेना, ठीक है? ओके सर, ओके सर। स्टार्ट। ओके, चलें। अच्छा, ये ओपन कर लें अपने एंड पे सब लोग, जो पीडीएफ फाइल है बुक की। इसका हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 44 किया था लास्ट, यस सर। ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 से। सर 2 मिनट वेट कर ले, मैंने मैसेज किया ग्रुप में भी, लड़के अभी आ रहे हैं, 1 मिनट। अच्छा, चलो मैं स्क्रीन जब तक शेयर कर लेता हूँ अपनी। ओके, स्क्रीन सबको नज़र आ रही है मेरी? यस सर।
ओके, चलें 14 हो गए हैं लोग। मम्मा को सुनिए, ये मेरा मोबाइल है। नहीं, देखो ये मम्मा का मोबाइल नहीं, पापा का नहीं, ये मेरा मोबाइल है। मच्छर। ओहो, छीना झपटी हो गई शुरू। चलें कोई बात नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। लगता है बाकी घरों में मुझसे मेरे से भी ज़्यादा सीरियस कंडीशंस हैं बच्चों के हालात के लिहाज से। नहीं सर, आपकी तो शादी है, हमारी कौन शादी है, एकदम सीरियस हो। नहीं, अभी शादी की बात नहीं कर रहा मैं। एक और अभी बच्चे की आवाज़ आ रही थी, उसने मोबाइल छीन लिया था। तो मैं कह रहा हूँ मेरी हाँ ये सूरत हाल नहीं है छीनने वाला। जी सर, ये भी हो सकता आप अभी लेट आए ना, अभी किसी की आवाज़ आ रही थी। है। नहीं सर, वो मैंने सुन ली थी, लेकिन वो वैसे मूवी थी। ओके, 22 हो गए हैं लोग, ठीक है। सर सर 2 मिनट और वेट कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि आ रहे हैं अभी। कोई क्लास हो रही थी इससे पहले? अस्सलाम वालेकुम सर। सेमिनार हो रहा था जी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, गाजरें पक रही थी पहले तो। अच्छा, बेटा मस्जिद में खाना खाओ जाके, आप जैसे लोग गाजर भी नहीं अफोर्ड कर सकते। सर वो आपसे एक बात, मतलब कि रिक्वेस्ट करनी थी एक। जी क्या रिक्वेस्ट है? सर वो मैंने मैसेज भी किया था सर, वो गूगल ड्राइव पे आपकी वीडियो नहीं ओपन होती, तो वो बड़ा टाइम लेती है ये दूसरी मुझे नहीं ड्राइव पता। पे। सर आप, सर उसका एक हाल ये है कि आप यूट्यूब चैनल बना लें, उसके ऊपर अपलोड कर दिया करें, फिर वहां से बंदा सुन यार लेता वो है इतना, ऑनलाइन। मैं इतनी मेहनत तो मैं नहीं करूँगा। अब वो यही है, थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड थोड़ी अच्छी चाहिए। तो जिसके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी है ना, वो उससे आप कह दिया करें कि वो डाउनलोड कर लें, फिर सबको शेयर कर दिया करें। अब यही हो सर सकता है। मेरे पास डाउनलोड क्योंकि है, वो मैंने डाउनलोड की हुई है। वो गूगल डाउनलोड तो ड्राइव मतलब, में, गूगल ड्राइव में मसला ये होता है कि उसकी स्पीड वाकई स्लो होती है अगर आप डाउनलोड करते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्लिक करके देखें तो स्ट्रीमिंग तो हो जाती है वहाँ से डायरेक्ट। नो सर स्ट्रीमिंग ही नहीं, वीडियो प्ले ही नहीं होती है आपकी वहाँ पे। सर वो शकील का अच्छा, तो, सर शकील वो का वो चैनल भी है, ये अपलोड कर दे उधर सर, हम देख लेंगे। उस्मान भाई, यार शकील का तो चैनल भी है यूट्यूब, उधर देख लेंगे। यार आप ऐसा करो ना, जिसका भी चैनल है ना, एक बंदा अगर डाउनलोड कर ले और वो किसी अगर चैनल में डालना चाहे तो डाल सकता है, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं तो मेरे पास तो यही तरीका है, मैं गूगल ड्राइव में ही कर सकता हूँ। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है मेरे पास शेयर करने का। लेकिन सर वो आपको नहीं कॉपीराइट का नहीं, केस ना ना मैं डाल दे कोई उस नहीं पर, वो डालूंगा पहले इसलिए कॉपीराइट क्लियर का कर रहा है। केस। ठीक है। नहीं सर, ये डालते नहीं शकील डालते। भाई आज ओके से सर। जो भी लेक्चर होगा शकील भाई के लेक्चर मतलब चैनल पे हम देखेंगे इंशाल्लाह। मतलब कि हम जी सर। सब्सक्राइब कर दें फिर स्कील भाई का चैनल। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी ओके सर, सब स्टार्ट करना लोग, चाहिए। अच्छा सब लोग ना माइक ऑफ कर दे। अब जिसने बोलना होगा वही माइक को ऑन करेगा, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर कल हमने 44 कर लिया था, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 अगर आप पढ़े तो इसमें ये लिखा हुआ है कि शो दैट अ सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर, यानी कि एक रिंग है और उसका हमने एक सबसेट ले लिया कैपिटल एस, गिव्स अ सब रिंग ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। कंडीशंस क्या है कि जीरो बिलोंग्स टू द कैपिटल एस,
A minus B belongs to capital S if AB belongs to capital S, and product is also belongs to capital S if AB belongs to the capital S. तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है, जो कि सबसेट है रिंग का, वो सब रिंग होगा। सब रिंग आपको पता है क्या होता है, जो सबसेट होता है रिंग का, लेकिन वो खुद भी रिंग होता है। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे लिए किसी भी सेट को, सब रिंग को प्रूफ करना इस क्वेश्चन नंबर 48 की वजह से ज़्यादा इजी हो गया है। बजाय कि हम रिंग्स के वो तीनों एक्सियम्स को प्रूफ करें बारी बारी, हम अगर किसी भी सेट में सिर्फ ये 3 कंडीशंस प्रूफ कर दें, तो हम प्रूफ कर देंगे कि वो जो है सब रिंग है, यानी कि सारे जो एक्सियम्स है उससे हमारी जान छूट जाएगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट हैं, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का पता है आपको क्या करते हैं? इफ कन्वर्स भी करते हैं। देन, यानी इफ देन होता है। अगर इफ के इफ एंड, यानी कि हम पहले ये शो करेंगे, एक मिनट, लोग आ रहे हैं अभी भी। पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज अ सब रिंग, और हम ये शो करेंगे कि ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये होल्ड करती हैं। कन्वर्स हमने ये करना है कि हम सपोज करेंगे वो जो सबसेट है एस, उसमें ये तीनों कंडीशंस होल्ड करती हैं, और हम प्रूफ ये करेंगे कि वो जो रिंग है, वो जो सेट है वो सब रिंग है। ठीक है, सो ये हम दो चीज़ें करेंगे इसके प्रूफ में। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप देखें, लोग अभी भी आ रहे हैं, अनम, ओके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज कैपिटल एस इज अ सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, हमने सब रिंग इसको प्रूफ कर दिया। देन क्या होगा? अगर इसको सब रिंग है तो तीनों कंडीशंस तो बाय डिफॉल्ट होल्ड करेंगी ना। उसकी वजह क्या है? सब रिंग क्या होता है? सब रिंग का मतलब रिंग ही हो गया। रिंग का मतलब है एडिशन, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड्स और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। तो अगर आप वो तीनों कंडीशंस पढ़ें तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? जीरो बिलोंग्स टू एस। तो जाहिर है जब अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन तो जीरो तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। देखें, ए भी रिंग का एलिमेंट है, माइनस बी भी रिंग का एलिमेंट है। तो आपको पता है कि अगर वो अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन तो इसका मतलब है दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो क्लोज्ड अंडर एडिशन का क्या मतलब है? ए भी अगर सेट का एलिमेंट है, माइनस बी भी सेट का एलिमेंट है, तो जाहिर है ए माइनस बी भी सेट का एलिमेंट होगा। ठीक हो गया। और थर्ड कंडीशन क्या है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो भी बिलोंग कर रहा है एस को। जाहिर है जब रिंग का स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्लोज तो लाजमी होनी चाहिए ना। अगर मल्टीप्लिकेशन ही क्लोज ना हो तो वो हमारे पास एसोसिएटिविटी जो है मल्टीप्लिकेशन की वो तो सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, सो दैट्स वाई ए भी फिर एस को बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ एस इज अ सब रिंग ऑफ आर देन ऑल सर थ्री कंडीशंस होल्ड। 1 मिनट, 1 मिनट, क्वेश्चन में बाद में पूछ लीजिएगा आप। ऑल कंडीशंस मस्ट होल्ड। ठीक है, ओके। अब हम चाहते हैं कन्वर्सली। ओके, कन्वर्सली अब हम सपोज क्या करेंगे? सपोज ये करेंगे कि सपोज ऑल थ्री कंडीशंस होल्ड। ठीक है, हम सपोज ये करते हैं कि एक सेट है हमारे पास रिंग का, जो कि सबसेट है उसका, रिंग का सबसेट है जिसको हमने कैपिटल एस कहा है, और उस कैपिटल एस में ये तीनों कंडीशंस जो है वो होल्ड करती हैं। हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ ये करना है वो जो कैपिटल एस सेट है वो सब रिंग है। अब सब रिंग का मतलब रिंग ही होता है। अच्छा, अब देखें जो फर्स्ट टू कंडीशंस हैं, पहली दो कंडीशंस क्या है? जीरो बिलोंग्स टू द कैपिटल एस, और दूसरी कंडीशन क्या है? ए माइनस बी बिलोंग्स टू कैपिटल एस। अच्छा, ये जो फर्स्ट टू कंडीशंस है ना, ये हमने ग्रुप थ्योरी में एक रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी सबसेट ग्रुप का, एक ग्रुप है आपके पास, कोई भी सबसेट जो है ग्रुप का वो सब ग्रुप होगा अगर उसमें जीरो भी बिलोंग कर जाए और ए माइनस बी भी बिलोंग कर जाए, वेयर ए बी बिलोंग्स टू दिस सेट। तो जो फर्स्ट टू कंडीशंस है वो हमें ये बता रही है कि जो एस प्लस है वो अबिलियन एडिटिव ग्रुप हो गया, यानी कि फर्स्ट टू कंडीशंस जो कि होल्ड कर रही है, हमने सपोज किया हुआ है।
सर ये रिपीट करिएगा जो भी आपने 2 कंडीशन बताई हैं। हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट 2 कंडीशंस हमारे पास ये है कि फर्स्ट 2 कंडीशंस टेल्स अस दैट S plus is an additive group. देखिए फर्स्ट 2 कंडीशंस क्या है कि 0 भी इसको बिलोंग कर रहा है, तो ग्रुप में आपको पता है 0 भी बिलोंग करता है। दूसरी कंडीशन क्या है, a माइनस बी बिलोंग्स टू s। अब a देखें, a और b क्या है, सेट के एलिमेंट है, और माइनस बी उसका एडिटिव इनवर्स है। तो अगर a और माइनस बी भी s को बिलोंग कर जाता है और 0 भी बिलोंग कर जाता है, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, तो हम कहते हैं कि वो जो सेट है वो सब ग्रुप होगा उस s का। ये हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में एक रिजल्ट पढ़ा होता है कि किसी भी ग्रुप का अगर हम सबसेट लेते हैं और उसमें हम ये प्रूफ कर दें कि 0 भी उस सेट को बिलोंग कर गया, यानी 0 भी उसके सबसेट को बिलोंग कर जाता है, और a माइनस बी भी उसके सबसेट को बिलोंग कर जाता है, तो वो जो सबसेट है वो सब ग्रुप बन जाता है। बिकॉज देखें वो जो 2 कंडीशंस है, वो 2 कंडीशंस बाद में, एक मिनट, क्वेश्चन आप जरा बाद में कर लीजिएगा जब मैं बताऊंगा, अभी जरा मुझे एक्सप्लेन करने दें, ठीक है। वो जो पहली 2 कंडीशंस है वो क्या है, 0 की वजह से आपका क्या चला गया, आइडेंटिटी चला गया। a माइनस बी की वजह से आपका क्लोजनेस भी आ गया उसमें, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ गई, और माइनस बी की वजह से एडिटिव इनवर्स वाला भी एलिमेंट आ गया जो ग्रुप का होता है। तो अगर a माइनस बी वेयर a भी बिलोंग्स टू s, अगर वो बिलोंग कर गया तो इसका मतलब है वो एडिटिव ग्रुप हो जाएगा, कंफर्म है, वो लाजमी बात है, तभी तो a माइनस बी उस s को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इसी बुक में, जो आप लोगों के पास बुक है, इसका सेक्शन 5 में जाएं। सेक्शन 5 में जो कि ग्रुप वाला सेक्शन है, उसमें ये रिजल्ट प्रूफ हुआ है बाकायदा कि कोई भी जो सबसेट है ग्रुप का वो उस वक्त सब ग्रुप बनेगा अगर 0 भी बिलोंग करता है और a माइनस बी भी उसको बिलोंग कर गया, ठीक है। तो उसकी पहली 2 कंडीशन जो है हमारे पास, वो उसकी सब ग्रुप बना देती हैं। अच्छा, अब जी क्वेश्चन क्या है, अब आपका बताएं। जी सर यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि आप नॉन नेगेटिव इंटीजर ले लें, ठीक है, 0 से 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पे ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना चाह रहे हैं, तो पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ पे होल्ड करके 0 यहाँ पे इंक्लूड है, लेकिन अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करना चाहें a माइनस पी, तो आप अप्लाई करें, क्या ये सेटिस्फाई होती है यहाँ पे? फोर्स नहीं होगी, उसकी वजह ये कि वो तो ग्रुप ही नहीं होगा ना फिर। देखिए ना, हमने तो सपोज ये किया हुआ है कि एक ऐसा सेट हमने S लिया है जिसमें ये तीनों कंडीशंस होल्ड करती हैं, हमने सेट ही वो लिया है। आप तो वो सेट ले रहे हैं जिसमें वो तीनों कंडीशंस, तीनों में से एक कंडीशन होल्ड ही नहीं कर रही, तो वो जो आपकी जो पर्टिकुलर एग्जांपल है वो तो फिर ग्रुप ही नहीं है। जो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है वो तो ग्रुप ही नहीं होता अंडर एडिशन, ठीक है। हमने यहाँ पे जनरल प्रूफ कर रहे हैं। जनरल प्रूफ का मतलब ये है कि हम एक ऐसा सेट ले रहे हैं जिसमें ये तीनों कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, तब जाके हम आगे की बात कर रहे हैं। अब आपने तो एग्जांपल ही वो ले लिया है जिसमें वो तीनों कंडीशंस होल्ड ही नहीं कर रही। a माइनस बी वाली है, जी बताएं। सर ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है सेकंड वाली, इसे मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी। a माइनस बी का मतलब क्या है, पहले तो देखें, a भी सेट का एलिमेंट है, b भी सेट का एलिमेंट है, a भी सेट का एलिमेंट है और b भी सेट का एलिमेंट है, और माइनस b क्या है, उसका एडिटिव इनवर्स है, और माइनस b उसका एडिटिव इनवर्स है। अगर a माइनस b एलिमेंट है या b एलिमेंट है? b भी एलिमेंट है, लेकिन हम जब कह रहे हैं कि a माइनस बी बिलोंग्स टू s, हम ये कह रहे हैं ना, हमने कंडीशन क्या लगाई है, हमने कंडीशन ये लगाई है कि a माइनस बी जो है वो s को बिलोंग कर गया। तो अगर a माइनस बी s को बिलोंग कर गया तो इसका मतलब है माइनस बी भी तो उसी में पड़ा होगा ना फिर। a जो है वो एलिमेंट है, और आपकी आवाज कट रही है, a तो आपकी आवाज कट रही है, मुझे आवाज समझ नहीं आ रही। सर जी आप एक छोटी सी ये फेवर करें कि ये जो आप कंडीशंस बता रहे हैं, अगर ये आप एक कंडीशन ये जो सब ग्रुप वाली है एक छोटी सी एग्जांपल से इसको प्रूव कर दें तो फिर ज्यादा इजी हो जाएगा समझने में। इसमें आप कोई भी ग्रुप ले लें, मिसाल के तौर पे सेट ऑफ इंटीजर एक ग्रुप, रिटन में करें, इसे जुबानी फिर वो कंफ्यूजन रहती है ना, रिटन में एक कर दें छोटी सी, चाहे वो 2-3 स्टेप की हो, तो फिर इससे ज्यादा आसानी हो जाएगी। सेट ऑफ इंटीजर इज अ ग्रुप, ठीक है, अंडर एडिशन। क्या 0 बिलोंग करता है z को? जी सर करता है। नेगेटिव अब कोई भी 2 एलिमेंट ले z का,
क्या 2-3 करेगा बिलोंग जी सर, Z को? डेफिनेटली करेगा। तो इसका मतलब है दिस इज अ ग्रुप। ग्रुप में जी यही सर। दो कंडीशन हम देख रहे हैं। सब ग्रुप सर ये। सब ग्रुप हो गया ना, ग्रुप ही है, सब ग्रुप एक ही बात है ना, सब ग्रुप भी तो ग्रुप होता है। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो यही चीज वहां पे भी है, यानी कोई भी किसी चीज किसी एलिमेंट को सेट को अगर आपने ग्रुप प्रूफ करना है तो ये दोनों कंडीशंस अगर होल्ड करती है तो ग्रुप लाजमी बनेगा। अब देखें, इसी में आप आ जाए मिसाल के तौर पे, वो एक मैं अभी पहले ये कह रहा था कि जो Z है वो ग्रुप नहीं है, Z प्लस। क्यों नहीं है? अगर 0 बिलोंग करता है Z प्लस को, लेकिन अगर आप 2 और 3 दो एलिमेंट्स लेते हैं Z प्लस के, तो आप देखेंगे कि 2-3 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। बी एलिमेंट है। ठीक हो गया। 2 और 3 जो है Z 2-3 बिलोंग नहीं करेगा, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, ठीक है सर। तो जो पहली दो कंडीशंस हैं वो उस सेट को एडिटिव ग्रुप बना रही है, ये हमने कहा है। ठीक है, जो पहली दो कंडीशंस हैं आपके पास, कुछ नहीं। फर्स्ट टू कंडीशंस टेल्स अस दैट S प्लस इज एन एडिटिव ग्रुप, ये एडिटिव ग्रुप हो गया। अब एडिटिव ग्रुप तो हो गया, अब हमारे पास दो कंडीशन सब रिंग बनाने के लिए इसके पास दो कंडीशंस और देखनी है। वो कौन सी है? पहली दूसरी है एसोसिएटिविटी, और तीसरी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड। ठीक है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड। अच्छा, तो फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन क्या है? ए बी बिलोंग्स टू एस। एस। तो फाइनल कंडीशन क्या शो कर रही है आपको? फाइनल कंडीशन ये शो कर रही है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन। हाँ, जी सर। तो रिंग में जो मल्टीप्लिकेशन क्लोजनेस वाली प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो गई। द फाइनल कंडीशन shows that सर शोर बहुत आ रहा multiplication is ये जरा बच्चे हैं ना घर में, multiplication is closed on S। ठीक है, अब रह गया दो लास्ट टू प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो कैपिटल एस में बाय डिफॉल्ट होल्ड करेगा। क्यों होल्ड करेगा? क्योंकि हमने सपोज ये किया हुआ, तो कैपिटल एस जो है वो सब आर का सबसेट है। अब आर क्या है? रिंग है। रिंग के तमाम एलिमेंट्स पे ही एसोसिएटिविटी लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करती है, तो उसके सबसेट पे भी तो करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, हेंस एस इज अ सब रिंग। तो आप इसको सिंपल इस तरह से लिख दें, द एसोसिएटिविटी and distributive laws hold for elements of F because they hold for all elements in R। ठीक है, thus S is a सबरिंग ऑफ R। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि सबरिंग है। तो हमने कन्वर्सली क्या प्रूफ किया? कन्वर्सली हमने ये प्रूफ किया करके अगर वो तीनों कंडीशन होल्ड करती है तो वो जो कैपिटल एस है वो सबरिंग होगा। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। नाउ एनी अदर क्वेश्चन अगर किसी का है तो पूछ ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर वो आपने बताया था कि Z पॉजिटिव इज नॉट अ ग्रुप, अगर ये दो कंडीशन देखें तो वैसे तो ग्रुप होता है वो, हाँ, नहीं होता ग्रुप, उसको एडिशन की लिहाज से देखें तो वो ग्रुप है, लेकिन अगर ये दोनों तो प्रॉपर्टी लगाए तो वो ग्रुप नहीं होगा। तो भाई ग्रुप नहीं है, किसने कहा है ग्रुप है वो? भाई जेड कैसे पॉजिटिव ग्रुप में है? तो जीरो होता ही नहीं है। उसमें एडिटिव इनवर्स भी नहीं होता। ओ अच्छा सर, ठीक हो गया। जी सर।
ठीक है, उसमें ना एडिटिव इनवर्स है, अगर 0 शामिल भी कर दें तो एडिटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, जी सर वो मैं ओके, अब भूल नेक्स्ट गया था क्वेश्चन पर आ इसलिए। जाएं। भूल गए थे ना, पढ़ते नहीं है, पढ़ा करें सही से। नहीं सर जी, वो काफी सारे असगर ने आज लेक्चर ले लिया ना, इस वजह से वो माइंड स्टक हुआ पड़ा है। ओह अच्छा अच्छा। सर बहुत ज्यादा हुई इसकी। चलो जी, मुझे आप लोगों से हमदर्दी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी तो लेक्चर लेना ही है। ओके, सर यही क्वेश्चन थी नंबर 50। हाँ यार, ये लोग अभी तक आ रहे हैं, इतने लेट क्यों आते हैं लोग? जरा जल्दी आया करें जी। अदनान, आप इतना लेट क्यों आए? सर ये अदनान वेले आई सर से ये कोई काम नहीं है। मुदस्सरा भी लेट आई हैं, अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर अब आ जाएं आप 50 पे। सर ठीक है, 49 नहीं करना। 49 छुड़वा रहा हूँ, इसको बस पढ़ लें। 49 में ये है कि शो दैट एन इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग ऑफ अ रिंग इज अगेन अ सब रिंग ऑफ आर। यानी किसी भी रिंग के अगर बहुत सारे सब रिंग्स हों तो उनका अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी सब रिंग होगा। इसी तरह अगर बहुत सारे आपके पास सब फील्ड्स हैं किसी भी फील्ड का, तो उन सब का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तब भी वो सब फील्ड होगा। ठीक है, डेट तो सिंबल। सिंपल है, प्रूफ कर जी भी सकते हैं, लेकिन इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। तो क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाएं जरा। क्वेश्चन नंबर 50 में ये है कि लेट आर बी अ रिंग। ठीक है, एक कैपिटल आर है हमारे पास, वो रिंग है। एंड लेट ए बी अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, यानी कि हमारे पास रिंग है आर, दिस इज अ रिंग, एंड ए इज अ फिक्स्ड एलिमेंट। किसका? ऑफ आर। ठीक है, ये क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, सपोजिशन की हुई है। अच्छा, उसके बाद लेट के बाद उन्होंने एक सेट लिया हुआ है आई ए, जिसको उन्होंने कहा है कि ये एक्स के बराबर है, और एक्स जो है वो रिंग का एलिमेंट है, सच दैट ए एक्स जो है वो किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। ठीक है, शो हमने ये करना है कि ये जो सेट है आपके पास, दिस इज अ सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, ये हमारा सब रिंग है। अब सब रिंग इसको हमने प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में सब इस सेट को सब रिंग प्रूफ करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 48 की मदद लेंगे, जो 3 कंडीशंस हैं। अगर हम वो तीनों कंडीशंस प्रूफ कर देते हैं इसी सेट के अंदर, तो हम प्रूफ कर देंगे कि आई ए इज अ सब रिंग। ठीक है, अच्छा जरा अजान हो जाए, मैं जरा फिर बात करता हूँ दोबारा। अच्छा, अब देखें इस सेट की जरा कंस्ट्रक्शन को समझें, क्या लिखा हुआ है। इस सेट का मतलब क्या है? आई ए में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे रिंग के जिसका प्रोडक्ट ए के साथ 0 हो। ए क्या है? ए भी एलिमेंट है रिंग का, लेकिन वो फिक्स्ड है, फिक्स कर दिया हमने उसको। अब रिंग के वो तमाम एलिमेंट्स जिनका प्रोडक्ट ए के साथ 0 आ रहा है, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे आई ए में। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये होगा। अब इसको हमने प्रूफ करना है कि दिस इज अ सब रिंग ऑफ आर। तो सब रिंग को प्रूफ करने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 48 की मदद लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या था? 3 कंडीशन हमने प्रूफ करनी है। वो 3 कंडीशन हमारे पास, पहली कंडीशन क्या थी कि 0 जो है वो बिलोंग करना चाहिए।
ठीक है, अब 0 तो बाय डिफॉल्ट बिलोंग करेगा, बिकॉज आप देखें कि ए को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर 0 आता है। सो इट इम्प्लाइज दैट कि 0 किस पे चला गया, 0 भी आई ए को बिलोंग कर गया, क्योंकि 0 का प्रोडक्ट ए के साथ 0 है, और आई ए क्या है, आई ए में वो तमाम रिंग के एलिमेंट्स हैं जिसका प्रोडक्ट ए के साथ 0 है, क्योंकि 0 का भी प्रोडक्ट ए के साथ 0 है, तो 0 भी आई ए के पास चला गया, यानी आई ए को बिलोंग कर गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमने क्या प्रूफ करनी है, सेकंड कंडीशन अगर हम प्रूफ ये करेंगे कि अगर दो एलिमेंट्स हम ले लें आई ए के, लेट सपोज सी एंड डी बिलोंग्स टू आई ए, तो हम प्रूफ ये करना चाह रहे हैं कि सी माइनस डी भी आई ए को बिलोंग करेगा, यानी उनका जो डिफरेंस है वो भी आई ए को बिलोंग करेगा। तो देखें, बाय सपोजिशन हमने सपोज क्या किया है कि सी और डी आई ए को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए सी भी 0 है आपका, एंड डी सी भी 0 है, सॉरी ए डी, एडी सर। ए डी भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने आई ए के दो एलिमेंट्स लिए हैं सी और डी, और हम बाय डिफॉल्ट, जो बाय डेफिनेशन आप कह लें, आई ए के मेंबर्स वही एलिमेंट्स होते हैं जिनका प्रोडक्ट ए के साथ 0 हो, तो सी का ए के साथ प्रोडक्ट भी 0 होना चाहिए फिर, और डी का भी ए के साथ प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, हम प्रूफ ये करना चाह रहे हैं कि सी माइनस डी वो भी इस आई ए को बिलोंग करता है, तो हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं ए का सी माइनस डी के साथ, तो हम देखते हैं कि क्या ये 0 आता है कि नहीं आता। अब क्योंकि ए सी और डी ये तीनों के तीनों रिंग के एलिमेंट्स हैं और रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो अगर ए को मैं ब्रैकेट्स ओपन करूं तो ए सी आ जाएगा, और यस ए को सर। मल्टीप्लाई करूं फिर डी, तो ए डी आ जाता है, और ये आ जाएगा हमारे जीरो। पास 0 माइनस 0 विच इज 0। सो इट इंप्लाइज दैट सी माइनस डी बिलोंग्स टू आई ए, क्योंकि इसका भी प्रोडक्ट सी माइनस डी का प्रोडक्ट ए के साथ 0 आ गया। थर्ड और लास्ट कंडीशन क्या है कि अगर सी और डी आई ए को बिलोंग कर रहे हैं तो सी डी यानी कि उनका जो प्रोडक्ट है वो भी 0 होना चाहिए। सो नाउ अब हम देखते हैं क्या ए का प्रोडक्ट सी डी के साथ वो भी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर ए का प्रोडक्ट अगर आप सी डी के साथ लें और सी डी को ब्रैकेट में रखें तो बाय एसोसिएटिविटी इसको हम लिख सकते हैं ए सी इंटू डी, और ए सी आपको पता है क्योंकि सी एलिमेंट था आई ए का, वो था आई सी टू का एलिमेंट था आई ए का, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू डी इज 0। सो इट इंप्लाइज सी डी आल्सो बिलोंग्स टू आई ए। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 48, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये सब रिंग है, तो आप कहते हैं हेंस आई ए इज अ सब रिंग, सब रिंग ऑफ आर। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इसमें। नो क्वेश्चन। अच्छा, अब जरा दोबारा पीडीएफ पर आ जाएं। अच्छा, पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 52 पर आए, जरा 51 को स्किप करके 52 पर। 52 में हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उससे पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम फॉर टू कंकरेंसेस। अच्छा, हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 52 को एग्जैक्टली इस तरह नहीं करना जैसे इन्होंने लिखा हुआ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम फॉर टू कंकरेंसेस। हम एनी नंबर ऑफ कंकरेंसेस के लिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ मतलब उसका मैं मेथड बताने जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने आप लोगों को एक जी क्लासरूम में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के नाम से एक फाइल रखी हुई है, अभी वो सब लोग वो ओपन कर लें। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम गूगल क्लासरूम में पड़ा हुआ है, मौजूद सर है, आप उसको ओपन स्क्रीन कर लें। शेयर कर दें यहाँ पे। हाँ, स्क्रीन में आप शेयर कर स्क्रीन देता शेयर कर हूँ, दें। स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप लोग वो भी जरा उसको ओपन कर लें। ठीक है,
ओके, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ओके, मैं उसको ओपन करने लगा हूँ। ओके, मैं अभी ज़रा इसकी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। प्रेजेंट। आई थिंक ओके, ये देखें, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, इसमें सब लोगों ने वैसे अपने एंड पे भी ओपन कर लिया होगा। इसमें ज़रा आ जाएं आप लोग, पेज नंबर 3 पर आ जाएं, थ्योरम 1 जहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने करना ये है कि मैं जस्ट आपको अभी थ्योरम की स्टेटमेंट बताऊंगा और इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं जस्ट आपको मेथड बता दूंगा कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है क्या। पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर हम इसको देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। उसको अप्लाई करने का एक मेथड है। वो मेथड बेसिकली निकला तो इसी प्रूफ से है, लेकिन हम उसको प्रूफ को स्किप करके डायरेक्ट उसी मेथड पे आ जाएंगे। तो जब मेथड आपको समझ आ जाएगा तो प्रूफ भी समझ आ जाएगा। तो हम मेथड को स्किप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, प्रूफ को स्किप करेंगे, जस्ट मेथड पर आएंगे। मेथड में आप लोगों को समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के जरिए से। ओके, अब थ्योरम 1 देखें। थ्योरम 1 में क्या लिखा हुआ है? लेट n1 n2 एंड nk बी अ सेट ऑफ पॉजिटिव बी अ सेट ऑफ पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि ये n1 n2 अप टू nk ये पेयर वाइज रिलेटिवली पेयर वाइज नेचुरल नंबर्स हैं। रिलेटिवली पेयर वाइज नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है कि उनका जो जीसीटी है वो 1 है। ठीक हो गया? अच्छा, आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ? एंड लेट b1 b2 एंड bk बिलोंग्स टू z। अब ये एक और हमने एलिमेंट्स लिए हैं इंटीजर्स में से, जिसको हमने क्या कहा है? स्मॉल b1 b2 एंड bk। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? n को पुट कर रहे हैं, कैपिटल N। एक हमने कैपिटल N एक सेट लिया है, सेट तो नहीं है, एक नंबर है, जिसको हम ले रहे हैं बेसिकली n1 अप टू n1 अप टू n2 अप टू nk। जो ऊपर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हमने नेचुरल नंबर्स लिखे थे, उन सब का प्रोडक्ट हमने लिया है, और उन सब का जो प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है उसको हमने कैपिटल N कह दिया। तो उसको हम कह रहे हैं कैपिटल N। सो कैपिटल N इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देन आगे वो क्या कह रहे हैं? देन देयर इज अ यूनिक x mod n सच दैट x इज कंकरेंट टू bi mod ni। अब देखें, ये बेसिकली कंकरेंस रिलेशन है बहुत सारे, यानी x इज कंकरेंट टू b1 mod n1, फिर x इज कंकरेंट टू b2 mod n2, फिर x इज कंकरेंट टू b3 mod n3, अप टू कहां तक जाएगा? k तक जाएगा। x इज कंकरेंट टू bk mod nk। तो वो कह रहे हैं कि इन सारे कंकरेंसेस का, इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस कंकरेंस रिलेशंस। जैसे आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होती हैं, उसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का, तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है जो सारे के सारे सॉल्यूशंस, सारी की सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो यहां पर भी हमारे पास एक से ज्यादा 2, 3 या 4 कंकरेंस रिलेशन बने हुए हैं। उन सब कंकरेंस रिलेशन का वो कह रहे हैं एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? x mod n। mod n मॉड्यूली है, और कैपिटल N कौन सा है? एलिमेंट, जो कि उसका प्रोडक्ट है। सो ये हम देखेंगे कि ये जो थ्योरम है इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे कंकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द मेन पर्पस। मेन पर्पस क्या है इस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का? मेन पर्पस ये है कि आपके पास सेट ऑफ कंकरेंस रिलेशंस होने चाहिए, यानी 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, और उन सब का हमने साइमल्टेनियस सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जो कि यूनिक होगा, और वो क्या होगा? x mod n। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए हम एग्जांपल नंबर 5 जो इसी पेज पर नीचे लिखा हुआ है उसी को हम सॉल्व करने लगे हैं अभी।
ठीक है। सो अगर स्टेटमेंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, वरना हम इसी एग्जांपल में मजीद उसको क्लियर करते हैं। नहीं सर, आगे चले। ओके, अभी स्क्रीन ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोगों ने अपनी तरफ सब लोगों ने ओपन कर लिया है? अगर ओपन कर लिया तो मैं ये वाली स्टॉप शेयरिंग करके अपना वाइट बोर्ड शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। ओके, देखें, अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो 3 कंग्रेंस रिलेशन के हैं। वो पहली कंग्रेंस रिलेशन क्या है? एक्स इज कंग्रेंट टू 2 mod 5, दूसरा यह है कि एक्स इज कंग्रेंट टू 3 mod 7, और थर्ड ये है कि एक्स इज कंग्रेंट टू 10 mod 11, ठीक है। अब ये 3 कंग्रेंस रिलेशन है, इन तीनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, यानी कि एक्स की यूनिक। अच्छा, एक मिनट। सर जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी आवाज भी नहीं आ रही और फोटो भी नहीं आ रही। वो मैंने आवाज बंद किया हुआ था। ओके, अब आ रही है आवाज? ओके, स्क्रीन तो शेयर हो रहा है आई थिंक। नहीं सर, फोटो नहीं आ रही। अच्छा, वो मैंने बेसिकली स्क्रीन दूसरी वाली शेयर की हुई है ना। जी सर। ओके, चलो अब नजर आ रहा होगा। सर, ओके, अब देखें, हमने ये तीनों सॉल्व करना है, तीनों कंग्रेंस। अच्छा देखें, इन तीनों कंग्रेंसेस पे सॉल्व करने का मकसद ये है कि हमने एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो तीनों कंग्रेंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अच्छा, इस स्टेटमेंट में जो कंडीशन है वो क्या है? जो मॉड के बाद जो नंबर आ रहा है 5, 7 और 11, इन पे अगर आप गौर करें तो ये आपस में पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है। देखिए, 5 और 7 पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है, 7 और 11 भी पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है। तो एक चीज याद रखें कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम उसी वक्त एप्लीकेबल होगा अगर ये जो मॉड के बाद जो नंबर्स आ रहे होते हैं ये अगर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है, अदरवाइज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हम इन कंग्रेंसेस को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज ये जहन में रहे। ओके, अब सबसे पहले तो देखें सॉल्यूशन में अगर आप कंपेयर करें इसकी स्टेटमेंट से तो हमारे पास यहां पे B1, B2 और B3 वो कौन कौन से नंबर हैं? 2, 2, 3, 3, 10। B1 आपका 2 है, हाँ जी, B2 आपका 3 है, और B3 जो है आपके पास 10 है, ठीक है। और जो स्मॉल n1 है, स्मॉल n1 आपके पास अगर आप गौर करें तो वो हमारे पास 5 आ रहा है। 5, 7, हाँ, 11। और 11, ठीक है, हो गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो सॉल्यूशन होगा ना आपका वो ये होगा, सॉल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू y1 b1 m1 प्लस y2 b2 m2 प्लस y3 b3 m3। सॉरी, ये y नहीं है, दिस इज x। ये सॉल्यूशन है। अब जाहिर है आपके जहन में अभी क्वेश्चन होगा, ये B1, B2, B3 तो हमें पता है क्या चीज है, वो तो है 2, 3 और 10। ये M1 क्या है, M2 और M3 क्या चीज है, और Y1, Y2 और Y3 ये क्या चीज है? इसको हम आगे जाके अभी एक्सप्लेन करने लगे। फिलहाल अभी मैंने आपको बता दिया है कि दिस इज अवर सॉल्यूशन,
x इक्वल टू y1 b1 m1 अप टू प्लस y3 b3 एंड m3। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और हम ये फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज m1 m2 एंड m3। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे y1 y2 एंड y3। नाउ अब यह एक चीज ध्यान में रहे, हियर m1 क्या है? m1 सिंपली अच्छा सर पहले तो देखें m1 को छोड़ें, अभी पहले तो बताएं कैपिटल N क्या है। कैपिटल N वो जो हमने N1 N2 और N3 लिया था उनका प्रोडक्ट है। जी सर। ठीक है, जैसा कि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था। और यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल N 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 विच इज 385। ठीक हो गया। सो दिस इज अवर कैपिटल N। अब नाउ अब हम फाइंड करने लगे M1 क्या चीज है। M1 जो है वो बेसिकली बराबर होता है कैपिटल N ओवर N1। ये हमारा M1 है। कैपिटल N क्या है 385 और स्मॉल n1 क्या चीज है 5। तो अगर 385 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 77। सो दिस इज आवर स्मॉल m1। सिमिलरली जो हमारा स्मॉल m2 होगा वो बराबर होगा कैपिटल N डिवाइडेड बाय n2। सो दिस इज इक्वल टू 385 डिवाइडेड बाय 7। n2 आपका 7 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 55। ठीक है, इसी तरह स्मॉल m3 क्या होगा आपके पास कैपिटल N डिवाइडेड बाय n3 और विच इज 385 ओवर ये क्या है 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। सो नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द स्मॉल m1 स्मॉल m2 एंड स्मॉल m3। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करने लगे y1 y2 एंड y3। ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है m1 m2 और m3 का। ठीक है, अब ये जरा ध्यान में रखें कि y1 y2 y3 हमने फाइंड आउट कैसे करना है, क्योंकि ये मेथड मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो y1 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास m1 हमारा 77 था। इसको आप लिखें नाउ 77 y1 is congruent to 1 mod 5। हमने क्या किया y1 के साथ m1 को मल्टीप्लाई करके उसको कंग्रेंट किसके रखा है 1 mod 5 के। ये 1 mod 5 क्या है, जो पहली कंग्रेंट है आपकी जहां से m1 n1 और b1 कैलकुलेट हो रहा था। ठीक है, हमने वहां पे 77 y1 को इसके कंग्रेंट रखा है, लेकिन यहां पे 2 नहीं लिखा, 2 mod 5 नहीं लिखा, बल्कि हमने क्या लिखा है 1 mod 5 लिखा है। ये आपने सब में ऐसे ही करना है। इसी तरह जब आप y2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आप करेंगे ये वाली यूज 555 y2 इज कंग्रेंट टू 1 mod 7। और जब आप y3 फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए आपने पुट करना है 35 जो कि m3 की वैल्यू थी। 35 y3 इज कंग्रेंट टू 1 mod 11। तो इन तीनों कंग्रेंसेस को जब सॉल्व करेंगे तो y1 y2 और y3 की वैल्यूज आ जाएंगी, और इसको हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं mi के। यानी y1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा m1 का, y2 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा m2 का, और y3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा m3 का। ना अब यहाँ पे इन तीनों कंग्रेंसेस को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। पहली कंग्रेंस आपके पास क्या थी 77 y1 इज कंग्रेंट टू 1 mod 5। ठीक है, ये पहली कंग्रेंस थी। सबसे पहले आप देखें जो y1 का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 77 है। अगर मैं 77 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आपका 2 आता है, क्योंकि 5 के टेबल में 75 आ जाएगा, 77 नहीं आएगा। तो 77 में से अगर आप 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा आपके पास। तो ये आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा जो कंग्रेंस रिलेशन है, और ये बचेगा 2y1 इज कंग्रेंट टू 1 mod 5। ठीक है, तो 77 को हमने रिड्यूस कर दिया है 5 से डिवाइड करके। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो y1 का कोफिशिएंट है जो कि अभी 2 आ रहा है, इसको आपने 1 बनाना है। ठीक है, तो आपने कंग्रेंस के बोथ साइड ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इस पूरी कंग्रेंस को कि अगर मैं y1 के कोफिशिएंट को 5 से डिवाइड करूं तो आंसर 1 आ जाए।
सो अगर आप देखें कि इस पूरी कंग्रेंस रिलेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6y1 और 3 1 जा 3 mod 5। अब आप y1 का जो कोफिशिएंट जो कि 6 आ रहा है, इसको आप 5 से डिवाइड करें तो अब आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। सो अब आपका ये रिड्यूस हो जाएगा, y1 इज कंग्रेंट टू 3 mod 5। सो यहां से हमें पता लगा कि जो y1 की वैल्यू है वो 3 है। So this is the procedure to find the value of y1. Now same procedure we will apply to find the value of y2 and y3। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, देखें दूसरी कंग्रेंस क्या थी आपके पास, 55 y2, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, 55 y2 इज कंग्रेंट टू 1 mod 7। ठीक है, अगेन जो 55 है उसको अगर आप 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, क्योंकि 7 7 से 49 होता है और 55 में से 49 को अगर आप माइनस करें तो 6 बचेगा। तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा 55 6 पे, तो 6 इज कंकरेंट टू 1 mod 7। ठीक हो गया। अब आप 6 को आपने 1 बनाना है, उसके लिए आपने कंकरेंस के बोथ साइड ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका रिमाइंडर 7 से डिवाइड होने के बाद 1 आ जाए। तो अगर आप देखें कि बोथ साइड अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको 6 से, तो ये बन जाएगा 36, ये भी बन जाएगा 6। अब आप 36 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, क्योंकि 7 5 जा 35। सो ये हमारे पास 1 बच गया और ये बचेगा 6 mod 7। तो y2 की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 6। इसी तरह आपने y3 भी फाइंड करना है। तो यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है y1 y2 और y3 कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं तो पूछ लें। सर जी इसको 6 से क्यों, जहाँ पे हमारे पास 6/2 कांग्रेंट टू 1 mod 7 आ गया जब, हाँ, तो हमने इसको दोबारा 6 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया है? ताकि y2 का कोफिशिएंट 1 बनाए। हमें अच्छा सर, y2 का कोफिशिएंट 1 बनाना है ना हर सूरत में, जैसे हमने पहले y1 का भी कोफिशिएंट 1 बनाया था, क्योंकि अगर कोफिशिएंट 1 नहीं बनेगा तो उसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट होगी। सर जी वहां पे 36 बनाना जब 6 से मल्टीप्लाई करवाया। हाँ, तो 36 को 7 से डिवाइड करें 1 बचेगा, 1 बचेगा, और तो ये 6 हाँ इधर फिर 1 आना चाहिए ना, y2 कांग्रेंट टू 1 mod 7। इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, 36 को डिवाइड कर रहे हैं हम, इसको तो नहीं कर सकते ना 6 को, और उसके 7 साथ से और रिमाइंडर ही आता है। ये डिवाइड करेंगे 36। सर हमने ये जो हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको अगर आप डिवाइड करें 7 से तो रिमाइंडर आपका 1 आना चाहिए, नहीं 1 आंसर आए, वो रिड्यूस हो जाए 1 से। तो पहले आपका देखें 6/2 था, अब 6/2 को अगर आपने y2 का कोफिशिएंट अभी 6 आ रहा है, हमने क्या बनाना था y2 का कोफिशिएंट 1, तो हमने पूरे कंकरेंट को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है ताकि बाद में जब हम उसको 7 से डिवाइड करें तब 1 आ जाए। तो हमने देखा कि अगर आप 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तब वो 1 बनेगा। तो सर इन शॉर्ट हम कोई ऐसा प्रोसीजर भी अपना सकते हैं ना, जिस तरह इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक इनवर्स मेथड होता है, उससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? कौन सा इनवर्स मेथड? सर 6 के साथ कोई ऐसा हम डिजिट मल्टीप्लाई करवा दें कि उसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास रिमाइंडर में यहाँ पे 1 आ जाता है, हम उसको रिड्यूस करते होते हैं। तो सर उसमें हमने ऐसे नहीं किया होता था, हम तो वो वाला रिमाइंडर लिखते हैं ना, जिस तरह ये देखे 36 है, 36 को मैं अगर 7 से डिवाइड करो मेरे पास आ गया 35 और मेरे पास रिमाइंडर आ गया 1। लेकिन सर रिमाइंडर वाली जगह तो जहाँ पे 6 है वो है ना, वहां पे 1 आना चाहिए ना। रिमाइंडर तो 36, ये 36 क्या है, ये 36 एक्चुअली 1 है, नॉट 36। तो 36 को आप 1 भी लिख सकते हैं ना, वो यहाँ पर थोड़ी आएगा, वो तो उसी की जगह आएगा, 36 की जगह पर आएगा। सर ठीक, गॉट इट। जब आप मॉड्यूल्यू पढ़ते हैं, मॉड्यूल्यू में जो क्लासेस होती हैं वो एक्चुअल एलिमेंट्स उसके रिमाइंडर की फॉर्म में आ रहा होता है। तो मॉड्यूल्यू 7 में 36 एक्चुअली 1 है, नॉट 36, तो 36 की जगह पे ही 1 लिखेंगे वो। जी सर ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह आप y3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं y3 आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, y3 जब आप फाइंड आउट करेंगे वो आप देखेंगे वो भी 6 आएगा।
जी सर 6 आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग कैलकुलेट कर सकें अभी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या करना है आपने, आप देखिए नीचे आए जरा एग्जाम्पल नंबर 5 पे जो आपकी बुक है, उसमें उन्होंने नीचे कैलकुलेट किया हुआ है x इक्वल टू y1 b1 m1 प्लस y2 b2 m2 प्लस y3 b3 m3। इन सब की वैल्यूज हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है। तो जब आप कैलकुलेट करके इसमें पुट करेंगे x की जगह y1 b1 और m1 की जगह, तो आप देखेंगे कि जो x की वैल्यू है वो ये आ रही होगी 3552। ठीक है, तो ये आपने जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये सॉल्यूशन है। अच्छा, हमने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन इज x मॉड n। x मॉड n का क्या मतलब है? x का हमारे मतलब है 3552 और मॉड n का क्या मतलब है 385। अगर आप 3552 को मजीद फर्दर रिड्यूस करें 385 से डिवाइड करने के बाद, तो ये आपका आंसर देगा 87 रिमाइंडर आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया है, 3552 को 385 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दिया है विच इज 87। नाउ 87 इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू है x की वो क्या आ गई 87। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थ्री कंकरेंस रिलेशन। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो फर्स्ट कंकरेंस रिलेशन है वो क्या है 2 mod 5। x की जगह 87 पुट करें। जी सर। x की जगह अगर मैं 87 पुट करूं तो 87 किसके कंकरेंट हो गया 2 mod 5 के। अरे सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये आप देखें कि 87 माइनस 2 जो है वो डिविजिबल होगा 5 से, यस सर। क्योंकि 85 होगा और 85 डिविजिबल है 5 से। इसी तरह अगर आप सेकंड कंकरेंस देखें x इज कंकरेंट टू 3 mod 7, तो उसमें आप देखेंगे 87 माइनस 3 कितना हो गया 84। सो 84 इज डिविजिबल बाय 7। सिमिलरली 87 माइनस 10 विच इज 77 इज अगेन डिविजिबल बाय 11। तो हमने एक ऐसी सिंगल वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो कि तीनों कंकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो विद द हेल्प ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम वी हैव सॉल्व दिस कंकरेंस। ठीक हो गया। सो एक चीज ध्यान में रहे कि ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये मेथड उसी वक्त एप्लीकेबल होगा अगर ये मॉड के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पेज पर आ जाए, आपके पास एग्जांपल नंबर 6 है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। इसमें बेसिकली देखें क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। पहली स्क्रीन कंकरेंस शो करवा रिलेशन दें है। सर। मुझे एक मिनट, फिर ये बंद करना पड़ेगा ना, एक मिनट। जी सर निकालिए, पेज नंबर बता दें, हम खुद ही निकाल लेते हैं उसको। उसी के नेक्स्ट पेज पर जी सर ठीक है। नजर आ गया। ओके, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो उसमें हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6 में हमारे पास तीन कंकरेंस रिलेशन दिया हुआ है। 2x इज कंकरेंट टू 6 mod 14, फिर 3x इज कंकरेंट टू 9 mod 15, ये थर्ड है 5x इज कंकरेंट टू 20 mod 60। ठीक हो गया। सो यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ आपको इसको सॉल्व करने के लिए ना, पहले तो आपको ये जो x के कोफिशिएंट्स है ना इसको 1 करना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम उसी वक्त अप्लाई होगा अगर इन सब के जो कोफिशिएंट्स है वो 1 हो, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। सो इसको देखें 1 बनाने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने इस सब को पहले वाले को 2 से डिवाइड किया हुआ है, दूसरे को 3 से डिवाइड किया हुआ है और थर्ड को हमने 5 से डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा रिड्यूस हो गया है। उसके बाद जब आपके पास ये तीनों कंकरेंस आ जाएंगी, x इज कंकरेंट टू 3 mod 7, x इज कंकरेंट टू 3 mod 5 एंड x इज कंकरेंट टू 4 mod 12। अब इसको आप अप्लाई करके चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें और फिर सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड किया हुआ है। आप लोग जो मैंने मेथड बताया उससे आप लोगों ने करना है उसको। ठीक इसमें है। सर, हाँ जी। सर इसमें तो डिवीजन हो रही थी ना, तो हाँ डिवाइड कर लिया हमने तो रिड्यूस हो गए। अगर डिवीजन ना हो रही हो तो फिर हम ये कोफिशिएंट कैसे खत्म करेंगे?
देखिए इसमें लिखा हुआ है एज इन एग्जांपल टू वी फर्स्ट विश टू रिड्यूस दिस वेयर पॉसिबल यूजिंग द स्ट्रेटजी आउटलाइन फॉलोइंग सिंस जीसीडी। हाँ, वो अगर खत्म ना हो तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते ना, फिर वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं होगा इस पे, क्योंकि जाहिर है अगर एक्स का कोफिशिएंट 1 है ही नहीं, फिर वी कैन नॉट अप्लाई द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हियर। यहाँ पे इसीलिए लेकिन इसने सर वो एग्जांपल दिया हुआ है। लेकिन सर वो हम बना सकते हैं। एक्स का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो वो हम बना सकते हैं। वो जीसीडी या फिर एलसीएम की प्रॉपर्टी को यूज करके हम बना सकते हैं। यहाँ पर तो देखे ना, जीसीडी हम फाइंड आउट कर रहे थे ना, जीसीडी इन सब का 1 नहीं आ रहा था, जीसीडी इसमें 2 आ रहा था, लेकिन किसी का 3 आ रहा था, किसी का 5 आ रहा था, तो हम डिवाइड कर पा रहे थे। लेकिन अगर जीसीडी 1 ही हो फिर क्या करोगे आप? सर एक थ्योरम होता है एक्सटेंडेड एक्लिप्टियन एल्गोरिथम, उसके जरिए हम सॉल्व करते हैं इसको सर। इसको रिड्यूस करके हम कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं। चलें ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल उस केसेस पे जाना नहीं है। हम लोगों ने वही केसेस पढ़ने हैं जिसमें ये एक्स का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, या तो कॉमन लेके हो जाएगा, और सर दूसरा केस क्या है कि वो जो मॉड के बाद जो नंबर है वो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हो। अब अगर पेयर वाइज रिलेटिवली सर प्राइम ना हो फिर हम सॉल्व कैसे करें, वो भी हमने नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, हाँ सर ये जी। खुद ही पूछ रहे हैं, खुद ही बताए जा रहे हैं, आप सर कंटिन्यू सर अच्छा, करें। वैसे एक और कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन? हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है। सर ये हाँ, चीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें रिंग थ्योरी में क्या काम है ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंस जो है ये हम चीजें। ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पहले पढ़ा है आपने? जी सर, नंबर थ्योरी में पढ़ा हुआ है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम चलो नंबर थ्योरी में भी होगा, क्योंकि नंबर थ्योरी में भी ये कंकरेंस रिलेशन आ जाती हैं। तो खैर आपके कोर्स का भी ये हिस्सा था तो मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि एक्सरसाइज में भी आपके क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन नंबर 52, उसमें भी जी देखें सर, अच्छे चाइनीज समझ आ गई अच्छी तरह। चाइनीज वो रिमाइंडर जो थ्योरम इसमें कंफ्यूजन लिखा हुआ है। क्लियर हो गई। सर बहुत अच्छा किया आपने, रिवाइज करवाया है नंबर थ्योरी का ये टॉपिक, मजा आया हमें तो। आगे भी नंबर थ्योरी के 1-2 टॉपिक्स आगे आएंगे इसी कोर्स में, तो वो सेक्शन अच्छा, नंबर फिर और मजा आने 20 वाला है में। आगे। सेक्शन 20 में हम मजीद हम पढ़ेंगे इसकी नंबर थ्योरी के कुछ टॉपिक्स, वो रिंग से रिलेटेड होगा। ठीक हो गया। सर अच्छा, अब आ कमल जाए कमल ही होती है बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाए अब, जो एक्सरसाइज है आपकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 में वो ये कह रहे हैं रिंग आर इज अ बोलियन रिंग। पहले तो वो डेफिनेशन बता रहा है ना बोलियन रिंग की। बोलियन रिंग की क्या डेफिनेशन होती है? A ring R is a Boolean ring if A square is equal to A for all A belongs to R। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 55। अगर A स्क्वायर बराबर हो A के तो हम कहते हैं दिस इज अ सर ये तो Boolean ring। आपने कल इम्पोर्टेंट रिंग का बताया था। वो एडम्पोटेंट आगे बताता हूँ क्या चीज है। हेलो सर। ये रिंग की बात हो रही है, वो एलिमेंट की बात नहीं हो रही है। A ring R is a Boolean ring if A square is equal to A for A belongs to R। यानी अगर रिंग के तमाम एलिमेंट्स एडम्पोटेंट हो जाए तो उस रिंग को हम क्या कहते हैं? बोलियन रिंग कहते हैं। ठीक हो गया। कल हम एलिमेंट की बात कर रहे थे, यानी कि आगे देखें कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, सो दैट एवरी एलिमेंट इज एडम्पोटेंट। यानी रिंग का अगर तमाम एलिमेंट ही एडम्पोटेंट हो जाए तो ऐसे रिंग को हम बोलियन रिंग कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दी थी कल Z2 की, Z2 के दोनों एलिमेंट्स एडम्पोटेंट हैं तो Z2 बोलियन रिंग हो जाएगा। लेकिन अगर रिंग ऑफ इंटीजर्स में अगर आप देखें, रिंग ऑफ इंटीजर्स में सिर्फ 2 ही एलिमेंट एडम्पोटेंट है, एक है 0 और 1, बाकी एलिमेंट्स एडम्पोटेंट नहीं है। सो रिंग ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अ बोलियन रिंग। ठीक हो गया। सो बोलियन रिंग वो होगा अगर उसके तमाम एलिमेंट्स एडम्पोटेंट हो। तो आगे हमने क्वेश्चन क्या करना है इसमें, क्वेश्चन वो ये कह रहा है शो दैट एवरी कल आप बोलियन रिंग इज कम्यूटेटिव। हाँ जी। कल आपने कहा था कि जिस रिंग के सारे एलिमेंट एडम्पोटेंट हो उस रिंग को एडम्पोटेंट रिंग कहते हैं। नहीं, वो अगर मैंने कहा होगा तो बाय मिस्टेकनली कहा होगा। एडम्पोटेंट हम एलिमेंट की बात कर रहे होंगे, वहां पे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। सारा एडम्पोटेंट की एक एग्जांपल दे दें सर, 0 1 के अलावा। एडम्पोटेंट आप डेफिनेशन खुद पढ़ लेना, बुक में क्या लिखी हुई है। सर उन्होंने कहा ए स्केयर लें और वो ए की इक्वल आ जाए। आप जरा आए क्वेश्चन नंबर 44 पर आए। क्वेश्चन नंबर 44 पर आए, क्या लिखा है? एन एलिमेंट ए ऑफ अ रिंग आर इज एडम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यही लिखा हुआ है।
जी सर, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो वहां पर क्या में किसकी बात हो रही है? क्या आएंगे सेट की बात हो रही है या एलिमेंट की बात हो रही है? एलिमेंट की एलिमेंट की सर। एलिमेंट। बात। तो एलिमेंट की बात हो रही थी ना वहां पे, हम कल बात कर रहे थे एलिमेंट की, यानी रिंग का जो एलिमेंट होगा वो एडम्पोटेंट होता है। रिंग एडम्पोटेंट नहीं होता, रिंग फिर बोलेन होता है। अगर रिंग के तमाम एलिमेंट्स एडम्पोटेंट हो तो उसको हम बोलेन रिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ठीक ठीक हो है, गया सर, थैंक यू सर। वो अगर कल सर मैंने कहा होगा तो वो बाय मिस्टेक कहा होगा, क्योंकि बुक में कुछ और लिखा हुआ है। हाँ जी। सर इस डेफिनेशन को सिर्फ 0 और 1 ही फुलफिल करते हैं, बाकी तो कोई एलिमेंट नहीं है जो स्केल ले तो उसी की इक्वल आ जाए। डोंट नो, सर्च आउट करें, मुझे भी अभी जहन में नहीं है, लेकिन ये होते हैं और भी रिंग्स होंगे। सर कल हमने किए थे, ZN में है इस तरह के कुछ जो ZN के जो आपके है ना सेट, उसमें आते हैं कुछ एलिमेंट। रिमाइंडर जेड लें एन तो में वो तो जीरो हमने के सिर्फ बराबर है। जेड एन में सिर्फ हमने सर Z2 ही पढ़ा रिमाइंडर था, लें इसका तो एलिमेंट है। सर जब हमने Z6 और Z12 को डिस्कस किया था तो डेम्पोटेंट उसमें डिस्कस किए थे। एडम्पोटेंट कुछ एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन तमाम एलिमेंट्स एडम्पोटेंट हैं कि नहीं, ऐसे कौन कौन से रिंग्स हैं वो आपने सर्च आउट करना है। उसमें ठीक आपने है, Z2 बताया था। एक Z2 है, इसके अलावा भी कोई है कि नहीं ये हम देख सकते हैं। अब वो एक तो एग्जांपल हमारे जहन में है, बाकी तो अभी हमने नहीं पढ़ा फिलहाल। चले, फुल स्टॉप के बाद है शो दैट एवरी बोलेन रिंग इज कम्यूटेटिव। हमने शो ये करना है कि तमाम बोलेन रिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, सो कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? कम्यूटेटिव का मतलब है अंडर मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, नॉट एडिशन। जब भी हम कम्यूटेटिव की बात करते हैं तो अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान में रहे हमेशा। सो इसको हम कैसे करेंगे? हमने शो ये करना है कि ए बी किसके बराबर है, बी ए के। ठीक है, अच्छा चले इसको आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55। अच्छा, अब दो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं उसी रिंग का जो कि बोलेन रिंग है। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए स्क्वायर भी ए के बराबर है और बी स्क्वायर भी बी के बराबर है, क्योंकि जो रिंग आर है ये बोलेन रिंग है हमारे पास। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसको प्रूफ करने का तरीका ये है, हमने प्रूफ क्या करना है, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि ए बी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं बी ए के बराबर है। सबसे पहले तो देखें कि अगर ये रिंग एडम्पोटेंट है सो ए प्लस बी फिर किसके बराबर होना चाहिए? ए प्लस बी बराबर होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर के, क्योंकि ए बी रिंग का एलिमेंट है, बी भी रिंग का एलिमेंट है, तो ए प्लस बी जो है वो भी तो रिंग का एलिमेंट है ना, क्योंकि अंडर एडिशन वो अबिलियन ग्रुप होता है तो क्लोज्ड है। सो ए प्लस बी भी अगर रिंग का एलिमेंट है तो वो क्योंकि बोलेन रिंग है तो ए प्लस बी भी जो है वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। सर होल स्क्वायर की नहीं समझ आई सर, अलग अलग स्क्वायर नहीं होंगे इनके? होल स्क्वायर कैसे होगा? तो प्लस 2 ए बी होगा तो होगा। ए प्लस बी किसका एलिमेंट है? रिंग का एलिमेंट है ना। ठीक है, तो रिंग यस सर। क्या है? रिंग बोलेन रिंग है। तो बोलेन रिंग का क्या मतलब है? हर एलिमेंट अपने आप का स्क्वायर है। जी सर जी। तो अगर ए प्लस बी भी रिंग का एलिमेंट है तो ए प्लस बी फिर किसके बराबर होना चाहिए? ए प्लस बी होल स्क्वायर के। यस जी सर। सर, अब बिल्कुल। ए प्लस बी को ओपन करें। ए प्लस बी को जब आप ओपन करेंगे, बेटा ना करो ना इस तरह, एक मिनट। ओके, एक मिनट रुकें जरा। अच्छा, ए प्लस बी को जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे आएगा प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक हो गया? इसको मैंने 2ab नहीं लिखा, अभी हमें नहीं पता कि ये कम्यूटेटिव रिंग है कि नहीं है। हमें बस हम सपोज ये कर रहे हैं कि ये ए बी बराबर है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अभी फिलहाल हम ये सपोज कर रहे हैं, तो दिस इज ए बी प्लस बी ए हम लिखेंगे। अब ए स्क्वायर किसके बराबर है यहाँ पे? ए के। बी स्क्वायर किसके बराबर है? बी के। तो ये आ बीके। जाएगा ए बी, सॉरी, दिस इज प्लस तो अगर आप देखें ये, क्योंकि रिंग आपको पता है अंडर एबिलियन ग्रुप एडिशन, अंडर एडिशन ये एबिलियन ग्रुप होता है। सो एबिलियन ग्रुप का क्या मतलब है कि कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होगा। तो कैंसिलेशन लॉ में ए से एक
कैंसिल और बी से बी कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 0 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी किसके बराबर आ गया? माइनस बी ए के बराबर आ गया। ठीक है, एक चीज तो ये। अब देखें ये ए और बी जो है रिंग के आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं। अगर मैं यहां पे बी को भी ए पुट कर दूं, क्योंकि ये ए और बी रिंग के आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है ना, इसी इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी? ए इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा? ए इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक हो गया, इसको जरा गौर से देखें, ए इज इक्वल टू माइनस ए। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसका मतलब यह है कि इस रिंग के अंदर तमाम एलिमेंट अपने आप का मल्टीप्लिकेटिव अपने आप का एडिटिव इनवर्स है। यही मतलब है ना, यानी एवरी एलिमेंट इन अ रिंग इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। तो अगर रिंग का एलिमेंट बी ए है तो बी ए भी किसके बराबर होना चाहिए? फिर माइनस बी ए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बी ए भी रिंग का एलिमेंट है और हर एलिमेंट अपने आप का एडिटिव इनवर्स है। तो बी ए फिर किसके बराबर हो गया? माइनस बी ए के बराबर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी? ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, और हमें पता है माइनस बी ए किसके बराबर है? बी ए के बराबर। तो यहां पर हमारे पास ए बी किसके बराबर हो गया? बी ए के। सो दिस इज आवर प्रूफ कि कम्यूटेटिव हमने प्रूफ कर दिया कि बूलियन रिंग जो है वो कम्यूटेटिव है। ठीक है सर, ये दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जहाँ से आपने b इज इक्वल टू a पुट किया। हमने b इज इक्वल टू ए इस वजह से पुट किया क्योंकि हमने a और b रिंग के दो एलिमेंट्स लिए थे और ये आर्बिट्ररी रिंग्स थे, यानी हम नाम को चेंज करने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप a को b कहते हैं b को a कहते हैं, बात एक ही होगी, क्योंकि दीज आर नॉट पर्टिकुलर एलिमेंट्स, दीज आर आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, यानी कोई भी जनरल एलिमेंट हमने लिया था। तो हमने इक्वेशन 1 में देखा था कि ए बी किसके बराबर आ गया? माइनस बी ए के। तो हमने बी को भी ए पुट कर दिया, तो उससे हुआ ये कि ए किसके बराबर आ गया? माइनस ए के बराबर। उससे हमें ये फायदा हुआ कि हमें ये पता लगा कि रिंग में हर एलिमेंट तो अपने a आप का स्क्वायर नहीं हो एडिटिव जाएगा? इनवर्स है। हाँ सर, ये कैसे a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर नहीं आ जाएगा? हाँ, तो ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए के बराबर है ना। चलें, ठीक है सर। ठीक हो गया, एडम्पोटेंट है ना ये हमारे पास सर सारे एक चीज, एलिमेंट्स। हाँ जी, सर ऊपर ये आपने लिखा हुआ है कि हर एलिमेंट इसमें एडिटिव इनवर्स है, लेकिन आपने हाँ अपने आप का। हमने मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेटिव की क्वांटिटी प्रूव करनी। हमने क्या किया? आवाज आपकी कट रही है थोड़ी सी, दोबारा सर पूछे। मैं पूछ रहा हूँ कि ये हमने तो मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से इसे कम्यूटेटिव ऐसे ही है। नहीं नहीं, हमने रिंग लिया है, रिंग में दोनों ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी सर होती है। आपने स्टार्ट तो में अगर आपने ए, यही चले ठीक नहीं है मैंने फिर ठीक हो। देखे ना, हमने ए इक्वल टू माइनस ए प्रूफ किया है ना, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो नहीं होगा। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1 ओवर ए होता है, एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए। ठीक है, सो जब माइनस ए हमने प्रूफ कर दिया, सो हमने कह रहे हैं कि वो क्योंकि ए माइनस ए के बराबर है तो हर एलिमेंट अपने आप का एडिटिव इनवर्स है, तो हमने कहा कि बी ए भी फिर किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी ए के बराबर हो जाएगा। सो अगर आप उन दोनों को कंबाइन कर दें तो ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा। ओके जी सर। सर ये प्रूव करने के लिए हमने ना ये इनइक्वालिटी ली है, सॉरी हमने ये इक्वालिटी ली है a इज इक्वल टू b, तो हमने ये क्यों सपोज किया कि ये आर्बिट्री इक्वल है? अगर वो हम तो जो फिर हमने कम्युनिटी जो प्रूव किया है a b इज इक्वल टू b a, तो इसका मतलब है a और b की वैल्यू इक्वल होंगी? देखें ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। मतलब यह है कि कम्यूटेटिव कब होता है? कम्यूटेटिव उस वक्त होता है जब आपके पास ए नहीं, कम्यूटेटिव ठीक हो गया, लेकिन सर अब इसको प्रूव करने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं ना a इज इक्वल टू b, तो आर्बिट्री हम दो नंबर्स को कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं? यहाँ तो वो इक्वल हूं तो हम कह सकते हैं ये आर्बिट्री इक्वल है, अगर तो इक्वल ही नहीं है तो हम खुद से तो आर्बिट्रेरी नहीं का क्या मतलब है? लगा सकते। आर्बिट्रेरी का मतलब हमने कोई इसकी वैल्यू तो नहीं फिक्स कर दी, हमने वो एक नाम दिए है ना उसको। नाम में जब भी हम देते हैं तो इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब आप x और y जब दो वेरिएबल्स लेते हैं तो हम x और y को भी इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में,
ये मैथमेटिक्स में होता है कि जब भी कोई आप आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लेते हैं तो वो हमेशा इंटरचेंजेबल होते हैं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं की होती हमने। तो यहां पर भी वही हमने प्रिंसिपल अप्लाई किया मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स का, कि कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट अगर आप लेंगे तो वो इंटरचेंजेबल होगा। जी आवाज आ रही है? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, अटेंडेंस अटेंडेंस मैं अभी जीसीआर में अपलोड कर दूंगा। अच्छा अटेंडेंस जो है ना, आप लोग जरा 30 मिनट्स के अंदर अंदर लगाया करें, बाद में वो अगर सबमिटेड लेट आएगा तो वो फिर मैं एब्सेंट कंसीडर करूंगा। अभी जितने भी लोग आए हुए ना, अभी मैं जीसीआर में, हाँ सर जब लेक्चर स्टार्ट होता है ना उसी टाइम आप अटेंडेंस अपलोड कर दिया करें। और जैसे चलो आप उस टाइम बताएंगे ना नेक्स्ट टाइम से फिर, अभी मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ जीसीआर में। आप लोग 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है उसको कर दें, यानी 7:45 तक, 7:45 तक अब उसको लगा लें अटेंडेंस को, ठीक है सर? जी ठीक। हाँ जी ओके। आज लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट एक्सरसाइजेस सॉल्व किए रिंग्स के बारे में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा, हम लोगों ने ये इंटीग्रल डोमेन्स को स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल डोमेन्स बेसिकली रिंग्स के ही मजीद हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ जो है या फर्दर जो डेफिनेशंस है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो रिंग्स और फील्ड्स पढ़े, कि रिंग क्या होता है, ठीक है, और फील्ड्स क्या होते हैं। फील्ड हमने देखा था वो रिंग की ही एक्सटेंशन फॉर्म होती है। अब रिंग्स के रिलेटेड मजीद जो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इंटीग्रल डोमेन्स होता है। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको स्टडी करेंगे। सो एनी क्वेश्चन अगर है तो पूछ ले, वरना मैं ये लेक्चर फिर बंद कर रहा हूँ। हबशी सर जो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर, चुप हो जाए यार, इंसान बनेगा। जी जी सर ये क्वेश्चन नंबर जो 52 है, इसमें आपने चाइनीज रिमाइंडर से आपने एग्जांपल तो समझा दी और एग्जांपल नंबर 6 भी करने के लिए दे दी, लेकिन ये हाँ एनी कॉन्ग्रेंस के लिए आपने कहा था करेंगे। एनी मतलब नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंस कोई भी हो ना, 3 हो 4 सर हो, ये तो मैंने उसके अटेंडेंस लिए मेथड बता दिया ना। काम करके जाना भाई, हमने अटेंडेंस देखा आप है, लोग हमने 3 के लिए किया, यही मेथड 4 के लिए भी अप्लाई हो सकता है, 5 के लिए भी हो सकता है। वो अभी मतलब हम नहीं करेंगे फिर ये। अच्छा आप कर लें, अगर 4 जी कॉन्ग्रेंस भी सर आपको दिया अटेंडेंस जाए, अपलोड कर दे सर, काफी आ सर जाएगा। अगर अटेंडेंस आपके पास 4 कॉन्ग्रेंस भी होंगे तो इसी मेथड से अप्लाई करेंगे ना। जी सर, मेथड जी आना सर, चाहिए बस। ओके मेथड सर। मैंने बता दिया आपको, जनरल चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, मेथड यही जी होगा। सर। अगर 2 कंकरेंस हैं तो आपके पास सिर्फ उसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर y1 b1 m1 प्लस y2 b2 m2। अगर यस सर। 4 होगा तो फिर वो 4 तक चला जाएगा फिर। यस सर। जी सर मैं समझा दूंगा सर, ठीक है सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। जी सर ज्ञान, अटेंडेंस भेज दें। बाकी चले ठीक है तमाम फिर, अल्लाह स्टूडेंट हाफिज। अपने टॉपिक अल्लाह वगैरह हाफिज सर, अपलोड आप लेफ्ट कर जो दें, जो कोई और लेफ्ट ना व्हाट्सएप करें। पे ओके यार असगर एक रिक्वेस्ट है यार, अगले वीक से जो है ना लेक्चर टाइमिंग जो है ये रोज 4-4 लेक्चर हो रहे होते हैं, इतने लेक्चर नहीं लिए जाते रोज, तो इसका टाइम टेबल को सेट कर लो यार। भाई बाकी 4 रात दिन में 9 फ्री भी बजे तो रहना सही है। है भाई शकील। यार वैसे वो बात सुन ले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ गुलाम असगर, अख्तर एक मिनट बात सुन लो यार। तू गया नहीं, तू गया नहीं, तू मैंने क्या गुलाम चलिया अख्तर एक मिनट बात सुन लो यार। गुलाम आप बात अख्तर कल यार। कर लें। यार क्यों सुन ले यार, अगर तुम्हें तमीज नहीं है, तुम आगे यार जो फाइनल जो आपका सेमेस्टर के टॉपिक स्टूडेंट है हो ना यार, वो तुम कैसे बता दें बोलते हो यार, यार, तुम्हें तमीज जिसने नहीं है, पहले जरा सिलेक्ट तमीज नहीं नहीं है किया। यार, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो यार। हन बोलन दे। चल बोल ले। यार जिन लोगों ने अपने टॉपिक सिलेक्ट करने हैं वो 8 बजे से पहले पहले अपने टॉपिक सिलेक्ट करके मुझे बता दें, मैंने सर को फॉरवर्ड करने हैं। अब ये जीएम गुनाह आप करें। बोल सकते आपने टॉपिक हैं। किया सी यार? आप ही दस दे सब। शायद गफूर यार आपने लाजमी करना है, अदरवाइज आपको पता है ना क्या हो सकता है। सर ड्रॉप भी कर सकते सी यार हैं, सर ड्रॉप भी कर सकते हैं। और यार हर बंदे ਦਾ सेंड करना लाजमी है, मेरा ख्याल लकी साहब भाई ज्यादा ही बैठे आज जिन्होंने सारे सेंड सिलेक्ट नहीं करिए। ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾ ਦਾ ਬੁੱਕ ਫੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਆਈ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ लकी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जिंदा ਮੈਂ वा ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਸਰ ਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ अटेंडेंस लग गई है। नहीं नहीं हले आई नहीं। और यार असगर मेरी गाल सुनियो है। हाँ जी फरमाए।
ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਦਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਉਹ ਉਹ ਸਰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਸੁਣ ਹੁਣ ਮੇਲ ਮੇਰੀ, ਓਏ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਯਾਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਾ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ हाँ ਯਾਰ ਉਹ बोलो सर। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹੈਲੋ हाँ हाँ बेल साहब बोलो। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਛठी ਕਲਾਸ ਨਾ GCR ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਉਹ ਈਮੇਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਈਮੇਲ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ GCR ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। तेरा ਹੈਲੋ बेसन काला हो गया है, कोई और आईडी ला के ज्वाइन कर ले जल्दी है। ਉਹ ਯਾਰ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਈ ਹੈਗੀ, मैं कह ਸਿਰਫ ਉਹ रहा ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, 5 ਕਲਾਸਾਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। तो पर्सनल आकर ज्वाइन कर लो। ਯਾਰ ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ BSF ਵਾਲੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਐਡ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕਹੀਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ, ਈਮੇਲ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਗਰ अटेंडेंस ਅੱਗੇ लाओ ਟਾਈਪ जाके ਨਹੀਂ पहले। ਹੁੰਦੀ। और भैया आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, इसी वजह से वो ज्वाइन नहीं ਉਹ होगी ਯਾਰ फिर। ਨੈਟਵਰਕ ਅੱਛਾ ਕਲਾਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ओ भाई हाजरी ला ला टाइम थोड़ा, चल उधर भी तेज रोला ना पा। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁਣ। चल ला ले ना जाके। ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ यार ਲੱਗਦੀ कितने ਅਸਗਰ। ओए असगर असगर क्यों नहीं लगती, हो नहीं हो सकता कि आईडी नहीं लग सकती। ओए ਯਾਰ ਮੈਂ असगर ਤੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡ हाँ ਕਰਕੇ मुस्तफा ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਈਮੇਲ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ तो मेरी गल सुन, तो मेरी गल सुन, अब मेरी गल तो सुन ले तू। मैनू हुणे लिंक ना सेंड कर मीट दा, मैं ज्वाइन करना क्लास पे। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ होई ना चल गल कोई दफा हो जा, जल्दी कर, 2 मिनट ਇਹ बस ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਆ। ਚੱਲ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ। चल ਓਏ दफा हो ਚੁੱਪ जा। ਕਰਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਓਏ छेती कर ਚੁੱਪ, करना। ਇਹਨੂੰ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ। ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ओए ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। असगर असगर ਬੋਲੀ यार ਪਾਂਡਾ ਦਾ ऐसा ਬਾਲ यूं नहीं ਬੋਤਾ। है गल, मैं भी पर्सनल आईडी लाई हुई है, यूनिवर्सिटी वाली आईडी तो नहीं यूज कर यार रहा मैं। मैं कह रहा कि ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆ ਗਈ ਗੂਗਲ ਪਰ। ਸ਼ਕੀਲ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, टीचर ने ਮਿਹਨਤ अपने ਵਾਵਾ ਹੀ ਕਰ पेपर ਰਿਹਾ। लिखने ਕਿਆ उन्होंने ਚੀਜ਼? यूनिट पे मतलब आईडी ज्वाइन करनी। ਓਏ ਆ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਆ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਆ ਮਿਡ ਦੇ। ਆਹੋ ਬਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀ। पक्की गल है बिल्ली, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਆ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਭਾਈ, ਗਈ। ਇਸ ਦਫਾ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਸਾਥ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੀਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ। ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ? ਓਏ ਸ਼ਕੀਲ ਐਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟਲ। ਆਇਆ ਆਇਆ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਆ ਜਾਵਾਂ? कितनी देर तक आएगा? 9:15 बजे। खाना खाना है कि अच्छा खा के आएगा? खाना मैं तेरे को ही खाना खाना है, तैयार होके बाहर आ जावी, फंक्शन पे क्यों? जाना है, कह रहे फंक्शन फंक्शन पे पे जाना है यार, वो जैद दी बर्थडे की है। वाकई? हाँ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਹੁਣੇ ਠੀਕ। ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਲੈ। चल ठीक है। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ। ठीक है ठीक है। ਓਕੇ ओके अल्लाह। ਯਾਰ हाँ ਨਹੀਂ चल ठीक। नहीं है गला पैसे मैं इसका भरा जाना। यार बात सुन मेरी, 12 रुपए कितने दिया मैं दिया? 80 80 के 16 12 रोटियां 96 नहीं 96 दी हो गई यार। ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, अच्छा बकारे ਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਚੱਲ ਸ਼ਕੀਲ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾ, ਸ਼ਕੀਲ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾ। जाना ही बंद है। ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। है क्यों नहीं है? तू चला गया नहीं बिचो। अब मेरे को